जय हिंद। देखिएगा इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है। लगभग 10 से 8 बुक का अध्ययन कर एवं एनसीएफ एनसीईआरटी जो बुक है उसका अध्ययन कर एवं एनालिसिस कर इस वीडियो को तैयार किया गया है। देखिएगा सीटेट या कोई भी टीचिंग एग्जाम में जो पेडागोजी का सेक्शन होता है वह 90% पेडागोजी एनसीएफ से सेट किया जाता है। ठीक है, तो उसको भी ध्यान में रखा गया है। देखिएगा यह कंप्लीट वीडियो एवं मास्टर वीडियो होगा। लगभग 40 ऐसे पॉइंट इस वीडियो में डिस्कशन किया गया है जिसको अगर समझ लिया जाए तो पेडागोजी को चुटकियों में सॉल्व किया जा सकता है। आइए हम लोग जानते हैं एनसीएफ। देखिएगा एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। आइएगा एनसीएफ का थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं क्योंकि यह रीट वगैरह में ज़्यादा पूछता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1988, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992, इन तीनों राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों का अध्ययन कर प्रोफेसर यशपाल शर्मा जी ने 1993 में तनाव एवं बोझमुक्त शिक्षा नामक एक समिति का गठन किया। ठीक है, इसका मेन मकसद था कि एक विद्यालय स्तर पर एक डॉक्यूमेंट को तैयार करना। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का एक संचालन समिति का गठन किया गया। देखिएगा इनकी रिपोर्ट से सरकार ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का एक संचालन समिति का गठन किया। देखिएगा प्रोफेसर यशपाल शर्मा के निर्देशन में 38 सदस्यीय संचालन समिति का गठन किया गया जिसमें 35 सदस्य देश के अनेक शिक्षाविद थे और 3 सदस्य एनसीईआरटी द्वारा लिया गया था। ठीक है, तो संचालन समिति का गठन हो गया। ठीक है, इस समिति में 21 फोकस ग्रुप बनाए गए थे। देखिएगा 21 फोकस ग्रुप बनाए गए थे। इस ग्रुप का काम था कि विभिन्न गाँव मोहल्ले कस्बे में जाकर जो भी जमीनी स्तर पर शिक्षा व्यवस्था है उसका रिपोर्ट तैयार करना। लगभग 350 से 400 ऐसे क्षेत्र में इसका अध्ययन किया गया। ठीक है, एनसीएफ 2005 को क्या और कैसे पढ़ाना चाहिए इस विषयों पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, एनसीएफ अब तक के विद्यालय का नवीनतम दस्तावेज है। देखिएगा ये एनसीएफ 2005 है कि यह अभी लेटेस्ट है, इसके बाद नहीं बना है। ठीक है, एनसीएफ 2005 का उदाहरण रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से मानी जाती है। देखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो निबंध है सभ्यता और प्रगति, उससे इसका जो कि उदाहरण माना जाता है। ठीक है, सभ्यता और प्रगति रविंद्रनाथ बापू ने उसमें कहा है कि आनंद उदार बचपन की कूदी है। जो भी है हम लोग का सृजनात्मक जो सोच है बच्चा का, वह बचपन की कुंजी कहा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। एनसीएफ 2005 का अनुवाद संविधान के 8वीं अनुसूची के 22 भाषाओं में किया गया। जो भी 8वीं अनुसूची की जो भी 22 भाषा है सभी में एनसीएफ 2005 का अनुवाद किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि एमएचआरडी की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। एमएचआरडी जो कि अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय है, उसकी पहल पर प्रोफेसर यशपाल शर्मा की अध्यक्षता में, ठीक है, इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट है कि एनसीएफ 2005 के संचालन समिति में देखते हैं कि निर्देशक कृष्ण कुमार थे। देखिएगा ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि निर्देशक और अध्यक्ष। तो देखिएगा निर्देशक जो है कृष्ण कुमार थे और अध्यक्ष है प्रोफेसर यशपाल शर्मा। ठीक है, यह एनसीएफ अब तक का चौथा एनसीएफ था। पहले 1975, 1988 और 2000 में एनसीएफ आ चुका है। यह चौथा एनसीएफ है। ठीक है, आइएगा एनसीएफ का जो मुख्य कड़ी है एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत, यानी कि 5 को ऐसे एनसीएफ बात बोला गया है जिसके आधार पर इस डॉक्यूमेंट को तैयार किया गया। पहला था कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। ठीक है, उसके बाद पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। उसके बाद पाठ्यचर्या पाठ्यपुस्तक केंद्रित न रह जाए। उसके बाद कक्षा को गतिविधियों से जोड़ा जाए और इसे लचीला बनाया जाए। ठीक है, कक्षा जो भी है उसमें क्रिएटिविटी होना चाहिए और वह लचीला होना चाहिए। देखिएगा राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति अस्तित्वमान विद्यार्थी तैयार हो और राष्ट्रीय महत्व के बिंदु को राष्ट्र पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए। जो भी राष्ट्रीय जो भी हमारे देश के बारे में जो भी चैप्टर है उसको पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए, यह बात हो रही है। ठीक है, ये था 5 मार्गदर्शी सिद्धांत, इसी पर एनसीएफ बना है। ठीक है, एनसीएफ 2005 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस। देखिएगा एनसीएफ 2005 के जो भी सुझाव दिए गए हैं यह बहुत ही वीवीआई है। ठीक है, यहीं से आपका पेडागोजी का जो बेस होता है, जो एक तरह से समझ होता है, वो बनेगा। ठीक है, आइएगा इस पॉइंट को बढ़िया से आप समझिएगा, यहीं से पेडागोजी तैयार किया जाता है। ठीक है, तो पेडागोजी का मुख्य जो बोल सकते हैं रीढ़ का हड्डी यही है। फर्स्ट है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम मातृभाषा हो। तो ये हम लोग जानते हैं कि जो प्राइमरी लेवल पर बच्चों को पढ़ाया जाए वह मदर टंग में पढ़ाया जाए। ठीक है, ये बात हो रही है। दूसरा है कि शिक्षण सूत्र
अधिकाधिक प्रयोग किया जाए। जो भी हमारा शिक्षण सूत्र है उसका अधिकाधिक प्रयोग किया जाए, जो ज्ञात से अज्ञात की ओर हो गया, मूर्त से अमूर्त की हो गया, ये सब। ठीक है। सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। जो भी है टीचर सूचना दे रहा है तो वो ज्ञान नहीं होगा। ठीक है। विशाल पाठ्यक्रम और मोटी किताब शिक्षा व्यवस्था का अधूरापन का निशानी है। जो भी विशाल पाठ्यक्रम और मोटी किताब है वो शिक्षा व्यवस्था का अधूरापन का निशानी होगा। ठीक है। बच्चों के बोझ नहीं देना है। ठीक है। मूल्यों के उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित किया जाए। जो भी हम लोग ज़्यादातर ये ईवीएस में प्रयोग होगा कि बच्चों को वातावरण के साथ जोड़कर पढ़ाया जाए। ठीक है। उसके बाद अभिभावक को सख्ती से निर्देश दिया जाए कि बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा रखना गलत है। आजकल के अभिभावक देखते हैं कि बच्चे को छोटी उम्र में ही निपुण बनाने की कोशिश करते हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना, क्लास 1 के बच्चों को क्लास 7-8 का पढ़ाया जाता है। या फिर किसी का बच्चा अगर तेज़ है तो वो समझा जाता है कि हाँ मेरा बच्चा उसके बच्चा से तेज़ नहीं है, उसको प्रेशराइज किया जाता है। तो ऐसे बच्चे को नहीं करना। बच्चा अपना मन से पढ़ेगा। अभी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की जा रही है। ठीक है। तो ये ध्यान अभिभावक को रखना चाहिए। नेक्स्ट है कि बच्चों को स्कूल के बाहरी जीवन से तनाव मुक्त वातावरण प्रदान किया जाए। ठीक है। बच्चों को बिल्कुल तनाव नहीं देना है, उसको तनाव मुक्त वातावरण प्रदान किया जाना है। ठीक है, करना चाहिए। अच्छा विद्यार्थी वही है, देखिएगा यहाँ पे विद्यार्थी की बात की जा रही है, सभी सीटेट में पूछा गया। अच्छा विद्यार्थी वही जो तर्कपूर्ण बहस द्वारा अपने मौलिक विचार शिक्षा के समक्ष प्रस्तुत करे। वैसा विद्यार्थी को तेज और अच्छा समझा जाएगा जो अपना तर्कपूर्ण विचार शिक्षा के समक्ष प्रस्तुत करे। मौलिक विचार, जो नया विचार है वो शिक्षा के समक्ष प्रस्तुत करे, रटंत प्रणाली का नहीं। अगर किसी बच्चा को फॉर्मूला याद है, किसी बच्चा को फॉर्मूला याद नहीं है, वो बहुत ही बड़ा बिना फार्मूला को अपना समझ से हिसाब बना रहा है और कोई जल्दी से फार्मूला के आधार पर हिसाब बना दिया, तो ऐसा नहीं है कि हाँ जिसको फार्मूला याद है वही बच्चा तेज होगा। अगर तर्कपूर्ण दृष्टिकोण से बच्चा बात कर रहा है, मौलिक विचार उसमें है, तो वह बच्चा को तेज माना जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड एनसीएफ 2005। नेक्स्ट है कि विद्यालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दिया जाए। जो भी लाइब्रेरी है उसमें बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दिया जाए। ठीक है। खेल सामूहिकता के भावना के लिए किसी विद्यार्थी के रिकॉर्ड को तोड़ना की भावना बढ़ावा न दे। जो भी बच्चा पहले से रिकॉर्ड बना चुका है उसको तोड़ने की भावना नहीं रखना चाहिए। खेल बच्चों की सामूहिक मनोरंजन के लिए है। ठीक है। 11 नंबर पॉइंट है कि सजा व पुरस्कार सीमित प्रयोग। देखिएगा, क्लास में किसी बच्चों को पुरस्कृत करना अन्य बच्चों यह दर्शाना होता है कि सभी बच्चों से ये बच्चा तेज है, तो ऐसे भावना को विकसित नहीं करना है। इससे जो भी बच्चे पुरस्कृत नहीं है उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगा। तो पुरस्कार एवं सजा का भावना को सीमित प्रयोग करना है। एज ए टीचर आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद है 12 नंबर, वे पुस्तक अच्छी होती है जो अंतःक्रिया का मौका देती है। जो भी अगर बाइगोष्ठी कहते हैं कि अंतःक्रिया से बच्चे का मानसिक विकास होता है, तो जो भी जो इंटरेक्शन की बात हो वह पुस्तकें अच्छी होगी। ठीक है। नेक्स्ट है कि कक्षा शांत नहीं होनी चाहिए बल्कि जीवंत होनी चाहिए। अगर मान लीजिए अगर कक्षा में हम लोग गए और बच्चा आपस में बात कर रहे हैं, तो ये और अच्छी बात है कि बच्चे आपस में बात करके अंतःक्रिया करके अपने संज्ञानात्मक विकास को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अपने कौशलों को बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कक्षा एकदम शांत हो, ऐसा नहीं है, कक्षा को जीवंत होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है 14 नंबर की सांस्कृतिक कार्यक्रम में मनोरंजन के स्थान पर संदर्भ बोध को बढ़ावा दिया जाए। सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो भी मनोरंजन नहीं होना चाहिए, गाना उना नहीं बजना चाहिए। जो भी सांस्कृतिक सौंदर्य है, जो हमारा सांस्कृतिक सौंदर्य है उसको बढ़ावा दिया जाए। ठीक है। उसके बाद 15 है कि बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान किया जाए। आजकल के एजुकेशन में जो भी नया पॉलिसी बनता है उसमें बात किया जाता है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, यानी कि बच्चे अपने मन से पढ़ें। ठीक है, बच्चे अपने तरीके से समझें। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में बच्चा को प्राथमिकता दिया जाए। ठीक है, ये होना चाहिए। तो इसी तरह बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान की जाए। शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि का समय पर पहुंचाया जाए। ये तो बहुत ही बड़ी बात है कि शिक्षकों को जो भी संसाधन है, जो भी टीएलएम है या फिर स्कूल का जो भी भवन निर्माण है या फिर जो भी बेंच टेबल ये सब बात है, बोर्ड ब्लैक बोर्ड ये सब बातें हैं, तो वो शिक्षक को समय समय पर पहुंचते रहना चाहिए। शिक्षण अधिगम परिस्थिति में मातृभाषा का प्रयोग ज़्यादा होना चाहिए। ये तो हम लोग फर्स्ट टॉपिक में ही डिस्कशन कर लिए कि मातृभाषा का प्रयोग ज़्यादा होना चाहिए। सतत मूल्यांकन करे शिक्षक को चाहिए कि सतत मूल्यांकन करते रहें, बच्चों का पोर्टफोलियो तैयार करें। ये सब
चाहिए। ठीक है, समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें। देखिए, जो भी हमारा समाज है उसको मानवीय संसाधन समझा जाए। ठीक है, मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कल्पना का मौलिक लेखन के आधारित अवसर प्रदान करें। यानी कि जो भी बच्चा को हम लोग देखेंगे कि बच्चा को निबंध देते हैं, मौलिक लेखन देंगे कि हाँ, बच्चा को बोलेंगे कि गाय पढ़ लिख लिखो, अपने विद्यालय पढ़ लिख लिखो, अपने परिवार पढ़ लिख लिखो, अपना परिचय दो हिंदी में। तो ये जो वो मौलिक लेखन है, बच्चा के मन में एक तरह से क्रिएटिविटी जगेगा कि हाँ, कैसे लिखना है, क्या करना है। तो ये चीज़ होगा। ठीक है, 21 नंबर कंप्यूटर शिक्षा और पर्यावरण शिक्षा अनिवार्य किया जाए। बच्चों को कंप्यूटर का ज्ञान और पर्यावरण के ज्ञान को अनिवार्य किया जाए, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि शिक्षकों एवं बालकों की क्रियाशीलता में वृद्धि करें। शिक्षकों एवं बालकों की क्रियाशीलता में वृद्धि करना चाहिए, यानी कि क्रिएटिविटी पर जोर देना चाहिए, यहाँ ये बोला जा रहा है। ठीक है, सहज शैक्षिक गतिविधियों में अभिभावकों को जोड़ा जाए। देखिएगा, हम लोग अभी केंद्रीय विद्यालय वगैरह में देखते हैं कि अभिभावक को टाइम टाइम पे मीटिंग में बुलाया जाता है। तो यही है कि सहज शैक्षिक गतिविधियों में अभिभावक को भी जोड़ा जाए। ठीक है, इन प्राइमरी लेवल। ठीक है, उसके बाद है मानसिक स्तर पर योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाए। जो भी बच्चा का मानसिक स्तर है उसके अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए। ठीक है, उम्र के अनुसार। ठीक है, उसके बाद है NCF 2005 के अनुसार शिक्षक के प्रेरक के रूप में तैयार किया जाए। देखिएगा, NCF 2005 कहता है कि शिक्षक एक प्रेरक होना चाहिए, यानी मोटिवेटर होना चाहिए। ठीक है, न कि निर्देशक। ठीक है, तो शिक्षक एक प्रेरक होना चाहिए। शांति शिक्षा को बढ़ावा, महिलाओं के प्रति आदर, जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने की कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए। देखिएगा, शिक्षा में शांति शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए और महिलाओं के प्रति आदर दृष्टिकोण की भावना का विकास होना चाहिए। ठीक है, तो ये बच्चा को शुरू से ही गाइड किया जाएगा कि हाँ, महिलाओं के प्रति आदर का दृष्टिकोण रखना है। ठीक है, बालकों को चहुमुखी विकास पर आधारित पाठ्यक्रम होना चाहिए। जो भी ऑल ओवर डेवलपमेंट है उस पर आधारित पाठ्यक्रम होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ रटन प्रणाली या फिर सिर्फ पुस्तक पर केंद्रित नहीं रहा जाए। ठीक है, सभी विद्यार्थी है तो समावेशी वातावरण, देखिए इंक्लूसिव जो इन्वायरमेंट है उसका तैयार किया जाए, यानी कि सभी बच्चे एक छत के नीचे पढ़ेंगे, चाहे वह SC ST के बच्चा होता है, चाहे वो OBC के हो या फिर जनरल का हो। ठीक है, या फिर कोई दिव्यांग बच्चा हो, तो सभी को एक छत के नीचे पढ़ाना इंक्लूसिव एजुकेशन यही बात करता है। ठीक है, उसके बाद 10वीं कक्षा के परीक्षा को ऐच्छिक करने पर सर्वाधिक बल दिया जाए। देखिएगा, 10वीं कक्षा का जो भी परीक्षा होता है उसको ऐच्छिक करने पर NCF बल देता है। ठीक है, 30 है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों के अनुभवों, उसके स्वरों और उसके सक्रिय भागीदारी को प्राथमिकता देना। यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है बच्चों के अनुभवों को प्राथमिकता देना, उसके स्वरों जो वो बोल रहा है उसको इग्नोर नहीं किया जाए, सक्रिय भागीदारी होना चाहिए बच्चों को। ये सब अगर होगा तो वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होगा। ठीक है, तो सीटेट में ऐसे प्रश्न आ सकता है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, तो उसके लिए ये 3 ऑप्शन रहेगा और चौथा कोई दूसरा ऑप्शन रहेगा। ठीक है, देखिएगा 31 नंबर है कि सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक शिक्षा सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। यानी कि जो बच्चों का जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो पहले होनी चाहिए। शिक्षक पहले बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट पर ध्यान देंगे, उसके बाद अदर डेवलपमेंट। अधिगम की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू अर्थ निकालना है, अमूर्त सोच की क्षमता विकसित करना है, विवेचना करना है। तो ये अर्थ निकालना, अमूर्त सोच यानी कि जो काल्पनिक सोच है वो, और जो विवेचना करना और कार्य इत्यादि अधिगम की प्रक्रिया में शामिल हो। ठीक है, NCF 2005 का फॉर्मूला है लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रीट में बहुत बार पूछ चुका है कि शिक्षा बिना बोझ के NCF 2005 का फॉर्मूला है लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक है, उसके बाद है 34 में बच्चों के व्यक्तिगत स्तर पर दूसरों से भिन्न तरीके से सीखते हैं। बच्चे कैसे सीखते हैं आइए जानते हैं। बच्चे अनुभव द्वारा सीखते हैं, बच्चे लर्निंग बाय डूइंग करके सीखते हैं, बच्चे प्रयोग करके सीखते हैं, बच्चे पढ़ने से सीखते हैं, विचार विमर्श से बच्चा सीखता है, पूछने से बच्चा सीखता है। ठीक है, तो ये सब जो तरीके हैं, सुनने से सीखता है, सोचने मनन करने से सीखता है, गतिविधि व लेखन से सीखता है, अभिव्यक्त करने से सीखता है। तो ये जो भी तरीका है कि बच्चों के सीखने का तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट है कि किशोरावस्था अस्मिता के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। जो कि देखिएगा, जो भी किशोरावस्था है वो अस्मिता की, यानी कि आप क्या है अपने आप में जानने के लिए, अपने आप को समझने का सबसे अच्छा अवस्था है किशोरावस्था। ठीक है, नेक्स्ट है कि समाज से मिलने वाली अनौपचारिक शिक्षा विद्यार्थी को अपने ज्ञान सृजित करने एवं स्वाभाविक क्षमता को विकसित करती है।
जो कि समाज से जो अनौपचारिक शिक्षा मिलती है उससे विद्यार्थी का क्या होता है, अपना ज्ञान सृजित करता है, ठीक है, अपने आप वो ज्ञान सृजित करता है, ठीक है। 37 नंबर की हमारी स्कूल के शैक्षिक अभ्यास सीखने के कार्य और विद्यार्थी के लिए बनाई गई पाठ्यपुस्तक उसके सामाजिकरण और उसके सीखने में ग्रहणशीलता के गुण पर केंद्रित होता है, जबकि उसकी सक्रियता व रचनात्मकता समर्थ को पोषित एवं समर्थित करना चाहिए। देखिएगा 37 नंबर बोल रहा है कि हमारा जो अभी अभी का जो शिक्षा व्यवस्था है इसमें शैक्षिक अभ्यास कराया जाता है, सीखने के कार्य दिए जाते हैं और विद्यार्थी में बनाई गई पाठ्यपुस्तक पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए कि सक्रिय बच्चों का सक्रिय भागीदारी होना चाहिए, रचनात्मक कार्य बच्चों को दिया जाए, पोषित समर्थ रचनात्मक कार्य दिया जाए, समर्थों को पोषित एवं संवर्धित किया जाए, यानी कि जो क्रिएटिविटी है वो होना चाहिए, ना कि शैक्षिक अभ्यास दे दिए और सीखने के लिए कार्य दे दिए बच्चों को और जो कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा दे, ऐसा नहीं है। उसको सक्रिय व रचनात्मक सामर्थ्य को पोषित और संवर्धित करना चाहिए हम लोग को, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा टॉपिक है क्योंकि यह पेडागोजी में एज इट इज़ यही आ जाएगा, ठीक है। बच्चों को भाषा में जन्मजात क्षमता होती है। देखिएगा यह भाषा की अगर बात हो तो बच्चों में की भाषा में जन्मजात क्षमता होती है, ठीक है। जन्म से ही बच्चा बहुत सारे चीज़ सीख के आते हैं विद्यालय। द्विभाषिकता और बहुभाषिकता से निश्चित संज्ञानात्मक लाभ होता है। देखिएगा ये क्वेश्चन सीटेट में लगभग 3-4 बार पूछा गया है कि द्विभाषिकता और बहुभाषिकता से बच्चों के संज्ञान का विकास होता है, ठीक है। भाषा शिक्षण बहुभाषिक होना चाहिए, जी बिल्कुल बहुभाषिक होना चाहिए। भाषा शिक्षण जो है बहुभाषिक होना चाहिए ताकि बच्चे अपने भाषा के अलावा दूसरों की भाषा भी समझ पाएँ और सीख पाएँ, ठीक है। 41 क्वेश्चन है कि अंग्रेजी भाषा द्वितीय भाषा शिक्षण का लक्ष्य से बहुभाषी लोगों को तैयार करना है, भाषाओं को शैक्षिक वैश्विक स्तर पर समृद्ध कर सके। देखिएगा अंग्रेजी भाषा इसलिए पढ़ाया जाता है, इसलिए पढ़ाना चाहिए क्योंकि वो हमारी भाषा को विश्व स्तर पर मान्यता देगा, विश्व स्तर पर बताएगा कि हाँ हिंदी को ऐसे बोला जाता है, हिंदी का इतना परसेंटेज है बोलने वाला, या हिंदी के जो हिंदी का जो भी साहित्य है वो समझाएंगे। तो द्वितीय भाषा पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है आप समझ गए। शिक्षार्थी के प्रगति का निरंतर मूल्यांकन होना चाहिए, पोर्टफोलियो के रूप में उसका लेखन रखना चाहिए। तो ये तो पहले ही बोल चुके हैं कि शिक्षार्थी का मूल्यांकन निरंतर होना चाहिए, सतत होना चाहिए और उसका पोर्टफोलियो तैयार किया जाना चाहिए। पोर्टफोलियो क्या है, जो बच्चा का जो भी डाटा है वो उसको पोर्टफोलियो बोलते हैं। जो बच्चा क्या कर रहा है, क्या प्रश्न पूछा, क्या करेक्टिविटी किया, ये सब पोर्टफोलियो में लिखा जाता है। गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों का गणितीयकरण करना। ये NCERT बोलता है कि गणित का मुख्य उद्देश्य बच्चों का गणितीयकरण यानी कि गणित की समझ विकसित करना है, ठीक है। 44 में महत्वाकांक्षी का अर्थ होता है लक्ष्य की प्राप्ति। देखिएगा NCERT 2005 बोलता है कि महत्वाकांक्षी का मतलब क्या, लक्ष्य की प्राप्ति, ठीक है। 45 है कि विज्ञान और विज्ञान की पाठचर्या एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण के साथ जानकारी दे या पढ़ाए। देखिएगा जो भी विज्ञान होता है उसको हम लोग पहले क्या हुआ था और अब क्या हो रहा है इसकी समझ बच्चों को देना चाहिए, यानी कि इतिहास, विज्ञान में इतिहास भी बच्चों को बताना चाहिए कि हाँ पहले हम लोग रेड वाला बल्ब यूज करते थे और अब है LED बल्ब यूज करते हैं। इसमें 100 वाट का बिजली खपत होता था, इसमें 9 वाट का बिजली खपत होता है, तो इससे हमको बेनिफिट हुआ। तो पहले का उदाहरण यानी कि ऐतिहासिक उदाहरण देकर हम लोग को मॉडर्न चीज़ बच्चों को समझाना है साइंस में, ठीक है। उसके बाद है कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, नागरिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र व मानव विज्ञान आता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सामाजिक विज्ञान कहते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो पॉलिटी है वो इकोनॉमिक्स आता है और सोशलॉजी आता है, ठीक है। उसके बाद मानव विज्ञान आता है, तो ये सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। पर्यावरण अध्ययन को कक्षा 3 से पढ़ाना शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत इतिहास, भूगोल, नागरिक विज्ञान और अर्थशास्त्र आता है। देखिएगा सामाजिक विज्ञान में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सब्जेक्ट आते 6 सब्जेक्ट आते हैं, जबकि पर्यावरण अध्ययन में हम लोग का हिस्ट्री, ये ज्योग्राफी, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र, यही 4 सब्जेक्ट आते हैं। तो ये दोनों में अंतर है, ठीक है। शिक्षक मूल्यांकन को सतत शैक्षिक प्रक्रिया माने। तो ये पहले ही बोल चुके हैं कि मूल्यांकन को सतत शैक्षिक प्रक्रिया माने शिक्षक, ठीक है। शिक्षक को ग्रहणशील और नियंत्रण सीखने वाला होना चाहिए। देखिएगा शिक्षक को ग्रहणशील होना चाहिए, निरंतर सीखने वाला, जिज्ञासु शिक्षक होना चाहिए। उसके बाद है आकलन में लचीलापन होना चाहिए। देखिएगा जो भी हम लोग आकलन करते हैं उसमें लचीलापन होना चाहिए। आइएगा अब मेन पॉइंट पढ़ते हैं कि
पहले का शिक्षा और अब की शिक्षा में क्या अंतर है? देखिएगा, पहले है कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा होता था और स्थिर डिजाइन होता था, एक ही पढ़ाई बच्चों को पढ़ाया जाता था, ठीक है। लेकिन अब है से शिक्षार्थी केंद्रित और लचीलापन शिक्षा व्यवस्था है, ठीक है। उसके बाद है कि शिक्षक का निर्देश और निर्णय को माना जाता था पहले, लेकिन अब ये शिक्षार्थी की स्वायत्ता पर निर्भर करता है, ठीक है। उसके बाद है कि शिक्षक का मार्गदर्शन और प्रबोधन होता था, लेकिन अब है शिक्षार्थी का सहयोग और प्रोत्साहन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निष्क्रिय भाव से सीखता था बच्चा, जो निष्क्रिय भाव से सीखना सिखाता था, यह थी बच्चा सीखता था, ठीक है। लेकिन अब है कि सीखने में सक्रिय भागीदारी होती है बच्चा का। चार दीवारी के अंदर पहले सिखाया जाता था, लेकिन अब विस्तृत सामाजिक संदर्भ में सिखाया जाता है। बच्चा को ज्ञान प्रतीत और स्थिर रहता था, इसमें बच्चा का ज्ञान जो है प्रतीत और स्थिर रहता है, यानी रटंत्र प्रणाली का बढ़ावा दिया जाता था पहले, लेकिन अब है ज्ञान विस्तारित और रचा जाता है, यानी कि क्रिएटिविटी पर अब जोर दिया जाता है। उसके बाद है अनुशासन केंद्रित, जो भी है पहले अनुशासन केंद्रित होता था, अनुशासन में बच्चों को रहना पड़ता है, लेकिन अब है अनुशासनात्मक शैक्षिक दृष्टिकोण होता है, अनुशासनात्मक शैक्षिक दृष्टिकोण होता है, ठीक है। मूल्यांकन संक्षिप्त और कम होता था, पहले मूल्यांकन समझिए होता ही नहीं था, ठीक है। लेकिन अब है कि बहुविध एवं विभिन्न अनुभव के आधार पर मूल्यांकन होता है। तो ये था आपका कंप्लीट एनसीएफ। अगर आप इसको समझ गए, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो देखिए। अगर आप इसको समझ गए तो लगभग में आप 80% to 90% पेडागोजी आप देखते ही सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो आई होप आप एनसीएफ 2005 समझ गए होंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और आप अगर मन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।